अधिवक्ता एसोसिएशन गोरखपुर बार काउंसिल ने सौंपा ज्ञापन। अधिवक्ता एसोसिएशन गोरखपुर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी मांगों को लेकर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी के छुट्टी पर रहने के करंट सिटी मजिस्ट्रेट एडीएम सिटी अजित कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा। राहुल, प्रियंका और सिंधिया का रोड शो। प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी एयरपोर्ट से प्रदेश मुख्यालय तक रोड शो किए। एयरपोर्ट से प्रदेश कांग्रेस कार्यालय तक पूरे रास्ते में करीब 3 दर्जन जगहों पर उनका स्वागत होगा। इसी दौरान उनका लालबाग चौराहे पर संबोधन भी होगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर ने रविवार को यहां दावा किया कि प्रियंका गांधी का स्वागत ऐतिहासिक होगा। 12 फरवरी को प्रियंका गांधी मोहनलालगंज और दोपहर बाद उन्नाव के पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगी। दोपहर के भोजन के बाद प्रियंका वाराणसी, गोरखपुर, कौशाम्बी, फूलपुर, इलाहाबाद, चंदौली, गाजीपुर, धौरहरा, फतेहपुर और लखनऊ के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेगी। 13 फरवरी को वह बाराबंकी, कैसरगंज, बहराइच, बांसगांव, देवरिया, डुमरियागंज, कुशीनगर, संत कबीरनगर, महाराजगंज, फैजाबाद, श्रावस्ती, गोंडा और बस्ती के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलेंगी। 14 फरवरी को प्रियंका की मुलाकात सीतापुर, सलेमपुर, घोसी, आजमगढ़, लालगंज, मछलीशहर, जौनपुर, रॉबर्ट्सगंज, मिर्जापुर, भदोही, अंबेडकर नगर, बलिया और मिश्रिख के कार्यकर्ताओं से होगी। ब्रिजमंगंज गरीब परिवार को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन बांटा गया। ब्रिजमंगंज। रिपोर्टर यशपाल सिंह। ब्रिजमंगंज के बहादुरी बाजार में कैप लगाकर गैस को फ्री व उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गरीब परिवार को गैस कनेक्शन बांटा गया है, जिसमें अधिक से अधिक लोग उपस्थित रहे हैं, जिसमें शामिल हुए बहादुरी प्रधान समसुद जहां प्रधान, गोपालपुर समस्त तवरेज प्रधान, एजेंसी प्रभारी बैजनाथ, जितेंद्र आदि ग्रामवासी उपस्थित रहे। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे 78 गांव के किसानों से खरीदी जाएगी भूमि। गोरखपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए प्रस्तावित गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण की तैयारियां जिले में शुरू हो गई हैं। बृहस्पतिवार को राज्य सरकार द्वारा बजट में इस लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान करने की घोषणा भी कर दी गई। इसके लिए जिले की सीमा में 78 गांव के काश्तकारों से सीधे 995 हेक्टेयर जमीन खरीदी जाएगी। इनमें सदर में 1, सहजनवा में 4 और खजनी में सर्वाधिक 73 गांव की जमीन शामिल है। भू अध्याप्ति अधिकारी एसएलओ कार्यालय की तरफ से नोटिफिकेशन न जारी कर काश्तकारों से 10 दिन के भीतर आपत्ति मांगी गई है। आपत्तियों के निस्तारण के बाद जमीन खरीद का काम शुरू होगा। इसके लिए सदर और सहजनवा तहसील में वहां के तहसीलदार तथा खजनी में नायब तहसीलदार को क्रेता अधिकारी बनाया गया है। खरीद प्रक्रिया की मॉनिटरिंग और संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए भू अध्याप्ति अधिकारी को नोडल अफसर बनाया गया है। 4 लेन बनेगा और 4 लेन के लिए सुरक्षित रहेगी जमीन। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे 4 लेन का होगा, लेकिन जमीन 8 लेन के बराबर खरीदी जाएगी। 4 लेन की जमीन सुरक्षित रहेगी ताकि भविष्य में जब भी जरूरत पड़े इसे 8 लेन का किया जा सके। एसएलओ गजेंद्र कुमार ने बताया कि लेन का एक्सप्रेसवे 110 मीटर चौड़ी होगी। इसके लिए काश्तकारों के साथ बैठक शुरू हो गई है। जमीन उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यूपीडा के नाम बेची जाएगी। प्रियंका गांधी से मुलाकात करना संगठन के लिए बहुत ही हर्ष की बात, मनीष ओझा एनएसयूआई। गोरखपुर 12 फरवरी 2019 को गोरखपुर विश्वविद्यालय के महामंत्री पद प्रत्याशी व गोरखपुर एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष मनीष ओझा ने कहा कि 13 फरवरी को हमारी अध्यक्षता में प्रतिभा खोज परीक्षा का पुरस्कार वितरण एवं सम्मान समारोह का कार्यक्रम जो गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में आयोजित की गई है, 13 फरवरी को कार्यक्रम दिन में 1 बजे समाप्त करने के उपरांत सड़क मार्ग से लखनऊ प्रियंका गांधी से मुलाकात करने हेतु लखनऊ के लिए रवाना होगा। साथ ही साथ जिला अध्यक्ष मनीष ओझा ने कहा कि यह हमारे लिए व हमारे छात्र संगठन के लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि वह हम जैसे साधारण कार्यकर्ता से गोरखपुर लोकसभा सीट का फीडबैक जानने हेतु लखनऊ बुलाई हैं। आप सही मायने में पूर्वांचल की कमान शीर्ष नेतृत्व ने सही हाथों में सौंपा है। मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं माननीय प्रियंका गांधी जी को कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं अपने शीर्ष नेतृत्व को कि मैं भारतीय जनता पार्टी को देशमुक्त व कांग्रेस पार्टी को देशयुक्त बनाने में अपने व अपने युवा साथियों के साथ अगर जरूरत पड़ी तो हम सभी अपना बलिदान तक देने से पीछे नहीं हटेंगे। प्रियंका गांधी का आभार व्यक्त करने वालों में विशेष रूप से अरविंद पांडे, कुलदीप तिवारी, शिवम चौधरी, अंशुमान पाठक, गौरव वर्मा, विख्यात भट्ट, केतन तिवारी, प्रखर पांडे, श्याम मिश्रा।
दिव्यांशु रंजन द्विवेदी, आदित्य त्रिपाठी, पुनीत त्रिपाठी, अनुभव पांडे, मयंक ओझा, विद्या यादव, शिवेंदु, अरविंद पासवान, ब्रिजेश कुमार, अंकित पांडे, नारायण दत्त पाठक, आशुतोष शुक्ला, अभय शाही, पीयूष त्रिपाठी, सुंदरम राय, विकास तिवारी, आदर्श त्रिपाठी, मनीष पांडे, गगन यादव, विकास तिवारी, उदय द्विवेदी, कुन ल गुप्ता, राहुल यादव, प्रशांत मिश्रा, अभिनव चौहान आदि लोगों ने आभार व्यक्त किया। जम्मू कश्मीर पुलवामा जिले में सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाया गया। जम्मू कश्मीर पुलवामा जिले में गुरुवार शाम बहुत बड़ा आत्मघाती आतंकी हमला हुआ। इस हमले में अभी तक कम से कम 40 जवान शहीद हो गए थे, जबकि कई न घायल बताए जा रहे हैं। श्रीनगर जम्मू हाईवे पर स्थित अवंतीपोरा इलाके में आतंकियों ने सीआरपीएफ के एक काफिले को निशाना बनाकर यह हमला किया। सीआरपीएफ के जिस काफिले को निशाना बनाया गया उसमें 78 वाहन शामिल थे। हमले के बाद ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो मन को विचलित करने वाली हैं। पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी ली है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने हमले की निंदा की है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर इस हमले की निंदा की है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी डीजी सीआरपीएफ आर भटनागर से पुलवामा हमले के बाद बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुख की घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ पूरा देश खड़ा है। उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश की शांति और अमन को भंग करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आतंकी हमले का जवाब देने के लिए देश एकजुट है। जम्मू कश्मीर में शांत और सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने में सीआरपीएफ का बड़ा योगदान है और इस बल की जितनी प्रशंसा कम की जाए उतनी कम है। इस आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है और इसमें कोई शक नहीं है। हम अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझते हैं और देश की सुरक्षा के लिए जो भी कड़े कदम उठाने पड़ेंगे वो उठाएंगे। पुलवामा पर सरकार के साथ राहुल गांधी। पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर गुरुवार को आतंकियों ने हमला किया था, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए हैं। इसी बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने पुलवामा आतंकी हमले को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यह बहुत भयावह त्रासदी है। आतंकवाद का मकसद हमारे देश को तोड़ना और बांटना है, लेकिन मैं यह साफ कहना चाहता हूं कि इस देश को कोई भी शक्ति तोड़ नहीं सकती, बांट नहीं सकती। पूरा विपक्ष अपने सुरक्षा बलों और सरकार के साथ खड़ा है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संवाददाताओं से कहा, आज शोक का दिन है। हमारे देश ने अपने करीब 40 जवानों को खो दिया है। हम शहीद जवानों के परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं और हम कहना चाहते हैं कि हम उनके साथ हैं। इस हमले की देश विदेश में काफी निंदा की गई है। देश के कई बड़े राजनेता इस पर दुख जता चुके हैं और शहीदों के परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। गूगल पर बेस्ट टॉयलेट पेपर इन द वर्ल्ड सर्च करने पर आ रहा पाकिस्तान। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने दावा किया कि गूगल पर बेस्ट टॉयलेट पेपर इन द वर्ल्ड सर्च करने पर पाकिस्तान के झंडे की फोटो आ रही है। ट्विटर पर इसे लेकर हैशटैग बेस्ट टॉयलेट पेपर इन द वर्ल्ड भी ट्रेंड कर रहा है। लोग सर्च रिजल्ट के स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं। इससे पहले भी गूगल पर इडियट सर्च करने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फोटो सामने आती थी। वहीं भिखारी शब्द सर्च करने पर गूगल पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की फोटो दिखाता था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए हमले में 40 जवान के शहीद होने के बाद देश भर में गुस्सा है। ऐसे में हर तरफ पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग जोर पकड़ रही है। हो सकता है कि किसी ने गूगल बॉम्बिंग के जरिए गूगल सर्च रिजल्ट से छेड़छाड़ की कोशिश की हो। एथिकल हैकर कनिष्क सजनानी ने भास्कर प्लस ऐप को बताया, गूगल पर रोजाना लाखों पेजों की इंडेक्सिंग की जाती है। जब भी आप गूगल पर कोई कीवर्ड सर्च करते हैं तो गूगल अपने पेज रैंक एल्गोरिदम के जरिए उस कीवर्ड से जुड़े रिजल्ट दिखाता है। अब अगर कोई संगठन या लोग ऐसी साजिश करते हैं जिससे किसी एक कीवर्ड को सर्च करने पर कोई खास फोटो या वेबसाइट सबसे ऊपर दिखे तो इसे गूगल बॉम्बिंग या गूगल वॉशिंग कहा जाता है। पुलवामा हमले के बाद गुस्से में किसी संगठन या कई लोगों ने मिलकर बेस्ट टॉयलेट पेपर इन द वर्ल्ड कीवर्ड के साथ पाकिस्तान के झंडे की फोटो का इस्तेमाल किया होगा। इसी कीवर्ड के साथ बार बार पाकिस्तान के झंडे का इस्तेमाल होने से गूगल के एल्गोरिदम की वजह से ऐसा दिखाया जा रहा है। इसी के जरिए गूगल सर्च रिजल्ट को प्रभावित करने की कोशिश की गई होगी। नवजोत सिंह सिद्धू द कपिल शर्मा शो से संभवतः बाहर। कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो द कपिल शर्मा शो में संभवतः नवजोत सिंह सिद्धू नजर नहीं आएंगे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद पूर्व भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू का बयान आया था, जिसे ले
कर सोशल मीडिया पर यूजर्स ने ट्रोल कर दिया। कहा जाने लगा कि द कपिल शर्मा शो से नवजोत सिंह सिद्धू को बाहर किया जाना चाहिए। आज मीडिया में खबरें आने लगी कि सिद्धू को इस शो से अपने बयान की वजह से बाहर कर दिया गया है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू का शो में न नजर आने का इशारा अर्चना पूरन सिंह के एक वीडियो से लग गया था, जिसे उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ समय पहले पोस्ट किया था। इस तरह इस बात की पुष्टि हो जाती है कि सिद्धू शो से जा रहे थे, यह काफी पहले ही तय हो गया था। 5 दिन पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस अर्चना पूरन सिंह ने एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें यह जानकारी दी गई है कि वह कपिल शर्मा के शो में आ रही हैं। राजौरी आईईडी ब्लास्ट, मेजर की शादी के कार्ड बांटने गए थे, पिता लौटे तो आई शहादत की खबर। देहरादून निवासी मेजर चित्रेश सिंह कश्मीर के राजौरी में आईईडी धमाके में शहीद हो गए। धमाका उस वक्त हुआ जब वे आईईडी को डिफ्यूज कर रहे थे। मेजर चित्रेश भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से वर्ष 2010 में पास आउट हुए थे। वर्तमान में वह सेना की इंजीनियरिंग कोर में थे। वे उत्तराखंड पुलिस के सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर एसएस बिष्ट के बेटे थे। उनकी शहादत की सूचना मिलते ही परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। गमगीन परिवार को ढांढस बंधाने के लिए उनके घर पर लोगों का तांता लगा हुआ है। मेजर चित्रेश का परिवार राजधानी के नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में रहता है। मूल रूप से एसएस बिष्ट रानीखेत के पीपली गांव के रहने वाले हैं। परिवार के लोगों ने बताया कि मेजर चित्रेश की 7 मार्च को शादी होने वाली थी। इसके लिए शादी के निमंत्रण पत्र भी बंट चुके थे। शनिवार को भी एसएस बिष्ट अपने पैतृक गांव शादी के कार्ड बांटने गए थे। वहां से लौटकर आए तो शाम करीब 5:30 बजे एसएस बिष्ट के फोन पर मेजर चित्रेश के साथी का फोन आया। एसएस बिष्ट फोन नहीं उठा सके तो उनकी पत्नी के फोन पर कॉल आई। साथी ने उनसे कहा कि चित्रेश की तबीयत खराब है। इस पर वे घबरा गईं और फोन रख दिया। एसएस बिष्ट को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने चित्रेश के साथी को फोन कर बात सच सच कहने को कहा। उसके बाद साथी ने उन्हें चित्रेश के शहीद होने की खबर बताई। खबर सुनते ही घर में मातम छा गया। जिसने भी खबर सुनी वह गमगीन परिवार को ढांढस बंधाने बिष्ट परिवार के घर पहुंचने लगा। उनके घर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट, विधायक उमेश शर्मा काऊ, विनोद चमोली, आईजी गढ़वाल अजय रौतेला समेत पुलिस के कई उच्चाधिकारी पहुंचे। पुलवामा हमला, सेना की मीडिया से अपील, शहीदों के परिवार की तस्वीरें दिखाने से करें परहेज, बिना पुष्टि नाम न करे फ्लैश। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकी हमले की मीडिया कवरेज पर सरकार के बाद अब सेना और सीआरपीएफ ने भी एडवाइजरी जारी की है। सेना ने मीडिया संस्थानों से अनुरोध किया है कि इस निराशाजनक और दर्दनाक हालात में शहीदों के परिवार की रोने बिलखने वाली तस्वीरों को दिखाने से परहेज किया जाए, क्योंकि आतंकवादी यही चाहते हैं कि देश में दहशत का माहौल बने। ऐसी तस्वीरें आतंकवादियों का दुस्साहस बढ़ाती हैं। वहीं सीआरपीएफ ने भी मीडिया से अपील करते हुए कहा कि आधिकारिक रूप से पुष्टि होने तक शहीद कर्मियों के नाम फ्लैश न किए जाएं। सेना और सीआरपीएफ ने मीडिया से एडवाइजरी का पालन करने का अनुरोध किया है। सरकार भी मीडिया को कर चुकी है आगाह। पुलवामा में इस कदर आतंकी हमला हुआ कि शहीद हुए 40 से अधिक जवानों के शव क्षत विक्षत हो गए। टीवी चैनलों पर इसको लेकर आक्रामक तरीके से कवरेज जारी है। इसे मोदी सरकार ने संज्ञान में लेते हुए निजी टीवी चैनलों को आगाह किया है। सरकार की तरफ से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में गुरुवार को हुए आतंकवादी हमले की पृष्ठभूमि में सभी टीवी चैनलों से ऐसी सामग्री पेश करने से बचने को कहा है, जिससे हिंसा भड़क सकती हो अथवा देश विरोधी रुख को बढ़ावा मिलता हो। मंत्रालय की ओर से जारी परामर्श में कहा गया, हालिया आतंकवादी हमले को देखते हुए टीवी चैनलों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी ऐसी सामग्री के प्रति सावधान रहें जो हिंसा को भड़का अथवा बढ़ावा दे सकती हैं अथवा जो कानून व्यवस्था को बनाने रखने के खिलाफ जाती हो या देश विरोधी रुख को बढ़ावा देती हो या फिर देश की अखंडता को प्रभावित करती हो। मंत्रालय ने कहा कि सभी निजी चैनलों को इसका कड़ाई से पालन करने का अनुरोध किया जाता है। सर्वदलीय बैठक में राजनाथ सिंह बोले, सुरक्षा बलों को पूरी छूट, कांग्रेस नेता ने उठाई यह मांग। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले पर मोदी सरकार की ओर से शनिवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक संसद के लाइब्रेरी कक्षा में हुई। इस बैठक में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, एनसीपी नेता शरद पवार सहित कई विपक्षी नेता शामिल हुए। बैठक में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की निंदा और इसके खिलाफ एकजुटता का प्रस्ताव पास किया गया। इस दौरान गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने हमले के बाद सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की विपक्ष को जानकारी देते हुए कहा कि सुरक्षा बलों को फ्री हैंड कर दिया गया है, वह मुंह तोड़ जवाब देने के लिए स्वतंत्र हैं।
इस दौरान उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे लोग हैं जो सीमा पार के इशारे पर चलते हैं, हम आतंकवाद को नेस्तनाबूद करेंगे, आतंकवाद के खिलाफ हम एकजुट हैं। बैठक के बाद बाहर आए कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद ने पत्रकारों से कहा कि हमने प्रधानमंत्री से सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के नेताओं की मीटिंग बुलाने की मांग की है। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातों को बैठक में दोहराया। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी सीमा के नजदीक दिखाई ताकत, मारक क्षमता का किया प्रदर्शन। पुलवामा हमले के बीच भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान सीमा के नजदीक अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए शनिवार को बड़ा अभ्यास किया। इसमें सभी प्रकार के जंगी जेट विमानों और हेलीकॉप्टरों ने हिस्सा लिया। यह युद्धाभ्यास ऐसे समय में हुआ है जब महज 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पाकिस्तान स्थित की समूह जैश-ए-मोहम्मद के आत्मघाती हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि सुरक्षा बलों को इस हमले का बदला लेने के लिए पूरी छूट दी गई है। वायुशक्ति अभ्यास के दौरान वायुसेना ने हल्के लड़ाकू विमान तेजस, उन्नत हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर जैसे देशी जंगी वायु यानों की मारक क्षमता एवं सतह से हवा में मार करने वाली, आकाश एवं हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल की प्रभावकारिता का प्रदर्शन किया। लड़ाकू जेट और हेलीकॉप्टरों ने दिन और रात के दौरान अपने लक्ष्यों को भेदा। ऐसा पहली बार है कि उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर एवं आकाश को सैन्य अभ्यास में लगाया गया। वायुसेना ने अभ्यास के दौरान हवा से जमीन की भूमिका में उन्नत मिग 29 लड़ाकू जेट को भी तैनात किया। सुखोई 30, मिराज 2000, जगुआर, मिग 21 बिसन, मिग 27, मिग 29, IL-78, हरकुलिस, AN-32 विमानों समेत 137 विमानों ने इस अभ्यास में हिस्सा लिया। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत, विभिन्न देशों के रक्षा अताशों और रक्षा मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने भी इस अभ्यास का अवलोकन किया। इस मौके पर वायुसेना के मानद ग्रुप कप्तान सचिन तेंदुलकर भी मौजूद थे। नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे भारत सऊदी संबंध। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद सलमान 19 फरवरी को भारत आएंगे। वली अहद का पद संभालने के बाद यह उनकी पहली दक्षिण एशिया की यात्रा है। प्रिंस सलमान अभी पाकिस्तान में हैं। वहां से वह किसी और देश में जाएंगे और इसके बाद भारत आएंगे। इससे पहले 20 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब गए थे और भारत ने सहयोगी देश के साथ संबंधों की नई ऊंचाई को छुआ था। विदेश मंत्रालय के सूत्र बताते हैं, प्रिंस सलमान की भारत यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है और भारत अपने सहयोगी देश सऊदी अरब का 8वां रणनीतिक साझीदार देश बनने जा रहा है। बताते हैं, इसके लिए सऊदी अरब और भारत के बीच में रणनीतिक साझीदार बनने के लिए करीब सहमति बन चुकी है। इसकी बस औपचारिकता भर शेष है। अभी सऊदी अरब की अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कोरिया, चीन के साथ रणनीतिक साझेदारी है। क्राउन प्रिंस सऊदी अरब के रक्षा मंत्री भी हैं। रक्षा क्षेत्र में दोनों देश नई साझेदारी बढ़ाने पर भी सहमत हैं। इसमें सऊदी अरब और भारत के बीच में संयुक्त युद्धाभ्यास, रक्षा उत्पादन क्षेत्र में संयुक्त प्रयास आदि शामिल हैं। पाक सेना दे रही पहरा, रावलपिंडी के अस्पताल में छिपा मसूद अजहर। पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड गाजी राशिद के खात्मे के बाद खुफिया एजेंसियों को आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के ठिकाने के बारे में पुख्ता सूचना मिली है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी मौलाना मसूद अजहर पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर के आर्मी अस्पताल को अपना ठिकाना बनाया हुआ है। अजहर के आसपास पाकिस्तानी सेना के जवानों को पहरा है। पाकिस्तानी सेना की सरपरस्ती में वह अस्पताल से ही भारत के खिलाफ आतंकी साजिशों को अंजाम दे रहा है। सुरक्षा एजेंसियों को पता चला है कि अजहर इलाज के नाम पर बेहद सख्त सुरक्षा में अस्पताल के एक कमरे में कैद हो गया है। इसी अस्पताल से अजहर ने पुलवामा में सुरक्षा बलों के काफिले पर आत्मघाती हमला करने का आदेश दिया था। हमले से करीब 8 दिन पहले जैश सरगना ने ऑडियो टेप जारी किया था। इसमें उसने कहा था कि इस लड़ाई में मौत से ज्यादा अच्छा कुछ नहीं है। घाटी में आतंकियों के खिलाफ आर पार की लड़ाई में जुटे सुरक्षा बलों की कार्रवाई से डरे पाकिस्तान ने LOC के पास POK में लॉन्च पैड से आतंकियों को हटाना शुरू कर दिया है। घाटी में जैश-ए-मोहम्मद के करीब 60 से ज्यादा आतंकी मौजूद हैं, जो अलग अलग जिले में फैले हुए हैं। ये आतंकी लगातार अपना ठिकाना बदल रहे हैं। इतना ही नहीं, सीमा पार पाकिस्तानी सेना भी इन आतंकियों को बचाने में जुट गई है। LOC के पास पाक सेना अलर्ट पर है और वहां मौजूदा आतंकी ठिकानों को शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। खबरों के मुताबिक इन शिविरों में आतंकियों की कोई हलचल देखने को नहीं मिल रही है। इतना ही नहीं, पाक ने अपने सैनिकों को शीतकालीन बंकरों में तैनात कर दिया है।
प्रधानमंत्री मोदी ने किया सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का स्वागत। सऊदी अरब के शाहजादे मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद मंगलवार को 2 दिनों की भारत यात्रा पर पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल से अलग हटकर हवाई अड्डे पर उनकी आगवानी की। इस यात्रा के दौरान पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का विषय एक प्रमुख मुद्दा रहेगा। साथ ही दोनों देश रक्षा संबंधों में बढ़ोतरी पर भी चर्चा करेंगे, जिसमें संयुक्त नौसेना अभ्यास शामिल है। सऊदी अरब के शाहजादे ऐसे समय में भारत की यात्रा पर आए हैं जब 6 ही दिन पहले पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला किया था, जिसमें 40 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे। सऊदी अरब के शाहजादे का मुख्य कार्यक्रम 20 फरवरी को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी शिष्टमंडल स्तर की बैठक हैदराबाद हाउस में होगी। प्रधानमंत्री द्वारा सऊदी अरब के शाहजादे के सम्मान में भोज दिया जाएगा। वह राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे। सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा कारोबारी सहयोगी है। सऊदी अरब ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जो कच्चे तेल के संबंध में 17% जरूरतों की आपूर्ति करता है। दोनों देश खाद्य सुरक्षा, आधारभूत ढांचा, नवीकरणीय ऊर्जा, उर्वरक जैसे क्षेत्रों में संयुक्त गठजोड़ बढ़ाने को इच्छुक हैं। महबूबा मुफ्ती, पाक पीएम को मिलना चाहिए एक मौका। पुलवामा आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बयान पर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि पाक प्रधानमंत्री को एक मौका मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि उन्होंने हाल में ही पदभार संभाला है और पाक की पहले की हरकतों के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। पाक प्रधानमंत्री इमरान खान ने आज सुबह अपने संबोधन में भारत को चेतावनी दी थी कि भारत द्वारा उठाए गए किसी भी कदम का पाकिस्तान बदला लेगा। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा था कि युद्ध समस्या का समाधान नहीं है। 2 महीने में तीसरी बार वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव। वंदे भारत एक्सप्रेस पर बुधवार को एक पत्थर फेंका गया, जिससे इसकी खिड़की के शीशे टूट गए। भारत की सबसे तेज रेलगाड़ी के साथ 2 महीने में ऐसी तीसरी घटना हुई है। उत्तर रेलवे के प्रवक्ता दीपक कुमार ने यह जानकारी देते हुए बताया कि रेलगाड़ी टुंडला स्टेशन पार कर रही थी, तभी यह घटना घटी। इस सेमी हाई स्पीड रेलगाड़ी का संचालन 17 फरवरी से शुरू हुआ है। इससे पहले दिल्ली और आगरा के बीच पिछले वर्ष दिसंबर में ट्रायल रन के दौरान भी रेलगाड़ी पर पत्थर फेंके गए थे। उस महीने में इस तरह की एक और घटना हुई थी। पथराव की पहली घटना के बाद रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने उन इलाकों में अभियान की शुरुआत की थी जहां रेलगाड़ी पर पत्थर फेंके गए थे। विवादों में प्रियंका के सलाहकारों की नियुक्ति। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बिहार कांग्रेस से नियुक्त हुए कुमार आशीष की नियुक्ति को रद्द कर दिया है। कुमार के स्थान पर अब सचिन नाइक को प्रियंका गांधी का पूर्वी उत्तर प्रदेश का सलाहकार सचिव नियुक्त किया गया है। कुमार आशीष पर बिहार में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। कुमार आशीष को बिहार की इंटरमीडिएट की परीक्षा का पर्चा लीक कराने के मामले में कांग्रेस से निष्कासित भी किया गया था। कुमार आशीष की प्रियंका गांधी के साथ नियुक्ति के बाद मीडिया में उनके पेपर लीक कराने खबरें आने लगी थी, जिसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने यह कदम उठाया। इसके साथ ही आशीष पर बिहार में ही शराब पीकर लड़की से छेड़खानी करने का भी आरोप लग चुका है। भाजपा शिवसेना के मंत्रियों के समझौते के 2 दिन बाद फिर मनमुटाव। चुनाव पूर्व समझौते के महज 2 दिन बाद भाजपा और शिवसेना के वरिष्ठ मंत्रियों ने बुधवार को मुख्यमंत्री पद के बंटवारे पर अलग अलग बातें कहीं। भाजपा के मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि उनकी पार्टी का मानना है कि इस साल विधानसभा चुनाव होने के बाद जिस सहयोगी दल को अधिक सीट आएंगी उसे मुख्यमंत्री पद मिलेगा। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मंगलवार की रात पार्टी कार्यकर्ताओं से अपने आवास पर कहा था कि उन्होंने इस फॉर्मूले को खारिज कर दिया है कि जो पार्टी विधानसभा चुनावों में अधिक सीट जीतेगी उसे मुख्यमंत्री का पद हासिल होगा। ठाकरे ने कहा, पिछले 25 साल में दोनों दलों, शिवसेना और भाजपा, ने इस फॉर्मूले को आजमाया। मैंने इसे खारिज कर दिया है। मैंने मांग की है कि दोनों दल सभी पदों को समान रूप से बांटें। उन्होंने कहा कि भाजपा इस पर सहमत हो गई है, इसलिए मैंने गठबंधन करने का निर्णय किया है। बिहार के बेगूसराय से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे कन्हैया कुमार। जेएनयू छात्रसंघ के अध्यक्ष रह चुके कन्हैया कुमार बेगूसराय से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से उनका लड़ना तय हो चुका है और पार्टी की जिला इकाई ने उम्मीदवारी के लिए राज्य कार्यकारिणी को कन्हैया का नाम रिकमेंड कर दिया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी से मंजूरी मिलने के बाद इसकी घोषणा की जाएगी। बिहार में भाकपा का राजद, कांग्रेस आदि दलों के साथ महागठबंधन है, लेकिन सीट बंटवारा अभी तय नहीं हुआ है।
बेगूसराय सीट यदि भाकपा के खाते में गई तो ठीक, नहीं तो कन्हैया का महागठबंधन से लड़ना मुश्किल हो सकता है। इधर भाकपा सूत्रों से खबर है कि सीट शेयरिंग का मसला सुलझे या नहीं सुलझे, कन्हैया हर हाल में बेगूसराय से चुनाव लड़ेंगे। बेगूसराय के अलावा पार्टी 3 अन्य सीटों मोतिहारी, खगड़िया और मधुबनी पर दावा कर रही है। पुलवामा हमले पर मोदी सरकार के साथ खड़ी है कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी ने अब पुलवामा हमले को लेकर मोदी सरकार की खिंचाई करनी शुरू कर दी है। गुरुवार को पार्टी नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, पुलवामा हमले पर कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार के साथ खड़ी है। वे पाकिस्तान को जवाब दें, हम साथ देंगे, मगर जो कम यहाँ रही हैं, उनकी पोल खोलते रहेंगे। रणदीप सिंह सुरजेवाला का कहना था कि पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने सरकार का साथ दिया है और आगे भी देते रहेंगे। अमित शाह ने तो एक सभा में यह तक कह दिया है कि आप चिंता न करें, शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, केंद्र में मोदी सरकार है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि जिसने शहीदों की शहादत का अपमान करने का दुस्साहस किया, इस देश ने उसकी विदाई कर दी। रणदीप का कहना था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ क्या क्या खिलवाड़ हो रहा है, इस मुद्दे पर अब लगातार मोदी सरकार की पोल खोली जाएगी। भारत का बड़ा फैसला, रोका जाएगा पाकिस्तान जाने वाला पानी। भारत ने पुलवामा हमले के बाद कड़ा फैसला लिया है। यह फैसला 2 साल पहले उड़ी में भारतीय सैनिकों पर आतंकी हमले के बाद ही भारत ने लेने का मन बनाया था। तत्कालीन विदेश सचिव एस जयशंकर और जल संसाधन सचिव शशि शेखर ने इसको लेकर काफी होमवर्क किया था, लेकिन अमल अब शुरू हो रहा है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि वह भारत से होकर पाकिस्तान जाने वाली रावी, सतलुज और व्यास नदी के अपने हिस्से के पानी को पाकिस्तान नहीं जाने देगा। इसके लिए बांध बनाने समेत अन्य परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। शाहपुर कांदी बांध परियोजना पर काम शुरू हो चुका है। जेटली के अनुसार इस परियोजना को पंजाब सरकार पूरा करेगी और केंद्र सरकार उसे 438 करोड़ रुपए की सहायता देगी। इससे पंजाब में 5000 हेक्टेयर और जम्मू कश्मीर में 173 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सकेगा। जेटली के अनुसार इस परियोजना को पंजाब सरकार पूरा करेगी और केंद्र सरकार उसे 438 करोड़ रुपए की सहायता देगी। इससे पंजाब में 5000 हेक्टेयर और जम्मू कश्मीर में 173 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सकेगा। पीएफ पर मिलने वाली ब्याज दर बढ़ी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के ट्रस्टियों की आज हो रही बैठक में ईपीएफ अकाउंट पर मिलने वाली सालाना ब्याज दर में बढ़ोतरी की है। संगठन ने इसकी दर को 0.10% बढ़ा दी है। अब अंशधारकों को भविष्य निधि पर 8.65% की दर से ब्याज मिलेगा। बता दें कि पिछले साल यह ब्याज दर 8.55% थी। संगठन के इस निर्णय से करीब 6 करोड़ अंशधारकों को फायदा पहुंचेगा। गुरुवार को रिटायरमेंट फंड बॉडी ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज सीबीटी की हुई बैठक में फैसला किया गया। पहले यह कयास लगाए जा रहे थे कि ब्याज दरें पिछले वित्त वर्ष के जैसे ही रहेंगी, लेकिन संगठन ने ब्याज दर में बढ़ोतरी करते हुए अंशधारकों को मुस्कुराने का अवसर दे दिया। भाजपा कांग्रेस के बयान से पाकिस्तान में खुशी। भारतीय जनता पार्टी के नेता रविशंकर प्रसाद का कहना है कि कांग्रेस और भाजपा की सोच में फर्क है। उन्होंने कहा कि देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसलों पर भरोसा है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में नहीं देश रुकेगा और नहीं झुकेगा। रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के 5 सवालों का जवाब दे रहे थे। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और कांग्रेस के प्रवक्ताओं के सुर एक जैसे हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस के बयानों से पाकिस्तान में खुशी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि पूरा देश रुक जाए। कांग्रेस ने इससे पहले कहा था कि सत्ता की भूख में मोदी जवानों की शहादत को भूल गए। गोरखपुर में एम्स की ओपीडी शुरू कराएंगे प्रधानमंत्री मोदी। गोरखपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आगामी दौरे में जनपदवासियों को एम्स अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की भी सौगात देंगे। 24 फरवरी को प्रधानमंत्री के हाथों आयुष विंग का लोकार्पण होने के बाद मरीजों का उपचार शुरू हो जाएगा। इसके लिए चिकित्सकों की नियुक्ति प्रक्रिया जहां पूरी की जा चुकी है, वहीं अन्य इंतजाम अंतिम चरण में हैं। पहले चरण में आयुष विंग की शुरुआत होगी, जबकि इसके बाद दूसरे विभागों की ओपीडी शुरू की जाएगी। भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए 24 फरवरी को गोरखपुर आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इसमें गैस बॉटलिंग प्लांट, चीनी मिल,
ल एक्सप्रेसवे के साथ सरकार की महत्वाकांक्षी एम्स परियोजना भी शामिल है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार एम्स का निर्माण भले ही 100% पूरा न हुआ हो, लेकिन आयुष विंग का निर्माण पूरा हो चुका है। इस विंग की शुरुआत करने के लिए चिकित्सकों की नियुक्ति भी की जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जोधपुर स्थित एम्स के जरिए दिसंबर के अंतिम हफ्ते में 11 विभागों के लिए रिक्तियां निकाली थी, जिसमें कई पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। ओपीडी के लिए अन्य उपकरण और संसाधन यहां भेजे जा रहे हैं। गोरखपुर एम्स फिलहाल जोधपुर एम्स की निगरानी और देखरेख में संचालित होगा। जोधपुर एम्स के निदेशक डॉक्टर संजीव मिश्रा को ही यहां का भी चार्ज दिया गया है। एम्स के लोकार्पण से पहले केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी 1-2 दिन में गोरखपुर पहुंच जाएंगे। लोकार्पण से पहले वह तैयारियों को अंतिम रूप देंगे। वहीं इसके निर्माण में लगी संस्था हाइट्स के अधिकारियों को भी अधूरे कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांड्यन ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे पर कई परियोजनाओं का लोकार्पण होना है, जिसमें एम्स भी शामिल है। मंत्रालय के निर्देश पर इसकी तैयारियां पूरी कराई जा रही हैं। भाजपा का राष्ट्रीय किसान अधिवेशन 23-24 फरवरी को। गोरखपुर भाजपा का राष्ट्रीय किसान अधिवेशन 23-24 फरवरी को खाद कारखाना मैदान पर होगा। उद्घाटन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह करेंगे। समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। वह विकास परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण के साथ रैली को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री ने रैली में महिला और पुरुषों के बैठने का इंतजाम अलग अलग करने को कहा। जनकल्याणकारी योजना के लाभार्थियों के बैठने की व्यवस्था भी अलग रहेगी। वाहन मानबेला मैदान में खड़े होंगे। इससे पहले क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि गोरखपुर, बस्ती और आजमगढ़ मंडल के 10 जिलों में बाइक रैली के जरिए प्रधानमंत्री की रैली का संदेश दिया जा रहा है। इस मौके पर उपेंद्र दत्त शुक्ला, जनार्दन तिवारी, राहुल श्रीवास्तव, डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा, विश्वजितांशु सिंह आशु, प्रदीप शुक्ला, विभ्राट चंद कौशिक, ब्रिजेश राम त्रिपाठी और वरिष्ठ नेता रत्नेश पांड्या सहित अन्य नेता मौजूद रहे। लाल दिघी पार्क के प्रथम द्वार पर हो रहे निर्माण कार्य को लेकर जबरदस्त नारेबाजी। नगर निगम द्वारा लाल दिघी पार्क में कराए जा रहे कार्य का विरोध करते हुए कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष राकेश चंद्र यादव के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने लाल दिघी पार्क के प्रथम द्वार पर हो रहे निर्माण कार्य को लेकर जबरदस्त नारेबाजी किया एवं निर्माणाधीन दीवार को तोड़ दिया तथा नगर निगम प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। बताते चले कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वर्तमान महापौर सीताराम जायसवाल के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि लाल दिघी पार्क का प्रथम द्वार एक ऐतिहासिक द्वार के नाम पर जाना जाता है, जिसे वर्तमान की सरकार हिटलरशाही रवैया अपनाते हुए इसको बंद कराकर यहां पेशाब घर बनाना चाहती है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। अगर कल तक नगर निगम प्रशासन इस दीवार को नहीं हटाता है तो हम आने वाले समय में भारी धरना प्रदर्शन करेंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की होगी। इस अवसर पर रामनाथ निषाद, बादल चतुर्वेदी, प्रवीण पासवान, अभिजीत पाठक, राजेंद्र यादव, अनिल सोनकर के अलावा दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। जिलाधिकारी कार्यालय पर छात्रों के समूह और प्रशासन के बीच में काफी नोकझोंक। गोरखपुर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन गोरखपुर के जिला अध्यक्ष व गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेता मनीष ओझा के नेतृत्व में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से कई सौ छात्रों का एक जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान मुर्दाबाद नारा लगाते हुए गोरखपुर जिलाधिकारी कार्यालय की ओर कूच किया। जिलाधिकारी कार्यालय पर छात्रों के समूह और प्रशासन के बीच में काफी नोकझोंक के बाद जिला अध्यक्ष मनीष ओझा ने 3 सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री को सौंपा। तदुपरांत जिला अध्यक्ष मनीष ओझा ने छात्रों के समूह को संबोधित करते हुए कहा कि शहीदों के परिजनों के पक्ष में 3 सूत्रीय मांग पत्र जो हम छात्रों के सहयोग से माननीय प्रधानमंत्री जी को आज भेजा गया है, इसमें जब तक सभी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हम छात्र नौजवानों का उठाया गया यह कदम पीछे नहीं हटेगा। इसके लिए यहाँ से दिल्ली तक भी यदि लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो ये आर पार की लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ूंगा। इसके लिए हमें पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के छात्र छात्राओं व नौजवानों का दूरभाष के माध्यम से हमारे संपर्क में लोग आ रहे हैं और सभी छात्रों का एक मत हो चुका है, वह हमारे नेतृत्व में एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। श्री ओझा ने कहा कि मृत आत्मा की शांति के लिए हम सभी पहले दिन से ही मंदिरों में जाकर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान और उनके परिजनों को ईश्वरी शक्ति प्रदान हो। साथ ही साथ प्रशासन को और शासन को यह चेतावनी देना चाहते हैं कि हमारे छात्रों का धरना प्रदर्शन केवल कैंडल
आज तक ही सीमित नहीं बल्कि हमारी लड़ाई मांग पत्र में उल्लेखित 3 सूत्रीय मांग क्रमशः परिजनों को 10 लाख रुपए, 10 लाख मुआवजा, परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी व शहीदों के परिजनों को जीविकोपार्जन हेतु स्थायी व्यवसाय जैसे पेट्रोल पंप या गैस गोदाम जब तक नहीं प्राप्त होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन एवं किसान कुंभ महारैली के संदर्भ में स्टिकर, झंडे बांटे गए। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन एवं किसान कुंभ महारैली के संदर्भ में आज भेड़ियागढ़ वार्ड में घर घर जनसंपर्क किया गया एवं प्रतिष्ठानों पर स्टिकर लगाए गए, झंडे बांटे गए और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के वक्तव्य को सुनने के लिए फर्टिलाइजर के मैदान पर आगामी 24 फरवरी को सुबह 11 बजे आने का निमंत्रण पत्र भी दिया गया। साथ ही साथ लोगों को सरकार की 55 महीने की उपलब्धियों के बारे में भी बताया गया, जिसमें प्रमुख रूप से शामिल रहे श्रीमती अमित सिंह गुप्ता क्षेत्रीय उपाध्यक्ष महिला मोर्चा, श्रीमती निहारिका त्रिपाठी महानगर महामंत्री महिला मोर्चा, श्री अनिल शर्मा भेड़ियागढ़ सेक्टर संयोजक एवं जिला मंत्री पिछड़ा वर्ग मोर्चा, पूर्व पार्षद प्रत्याशी मुरलीधर पांडे एवं श्री रंजन श्रीवास्तव महानगर सह संयोजक चुनाव प्रबंधन एवं स्वच्छता प्रकल्प के साथ अभिषेक जी, विनोद जी, राजेश श्रीवास्तव LIC वाले भी मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी के बीच सीटों का बंटवारा, गोरखपुर व महाराजगंज से सपा लोकसभा चुनाव 2019 के लिए उत्तर प्रदेश में गठबंधन करने वाले समाजवादी पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी के बीच आज सीटों का बंटवारा हो गया है। दोनों पार्टी मिलकर 75 सीट पर चुनाव लड़ेंगी। बहुजन समाज पार्टी 38 पर तथा समाजवादी पार्टी 37 सीट पर चुनाव लड़ेगी। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती तथा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की सहमति के बाद आज दोनों पार्टियों ने अपनी सीट की घोषणा की है। बहुजन समाज पार्टी 38 सीट पर अपने प्रत्याशी उतारेगी तो समाजवादी पार्टी 37 सीट पर प्रत्याशी उतारेगी। अमेठी और रायबरेली से दोनों में से कोई भी पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करेगी। समाजवादी पार्टी की सीटें लिस्ट के मुताबिक पश्चिम, अवध, बुंदेलखंड और पूर्वांचल में सपा को सीटें हासिल हुई हैं। कैराना, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, गाजियाबाद, हाथरस, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, खीरी, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, इटावा, कन्नौज, कानपुर, झांसी, बांदा, कौशाम्बी, फूलपुर, इलाहाबाद, बाराबंकी, फैजाबाद, बहराइच, गोंडा, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, आजमगढ़, बलिया, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और बर्टसगंज सीट से सपा चुनाव लड़ेगी। बहुजन समाज पार्टी की सीटें सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, अमरोहा, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, फतेहपुर सिकरी, आंवला, शाहजहांपुर, धौरहरा, सीतापुर, मिश्रिख, मोहनलालगंज, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फर्रुखाबाद, अकबरपुर, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, अंबेडकर नगर, कैसरगंज, बस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, देवरिया, बांसगांव, लालगंज, घोसी, सलेमपुर, जौनपुर, मछली शहर, गाजीपुर, भदोही। राष्ट्रीय लोकदल 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राष्ट्रीय लोकदल को समाजवादी पार्टी के कोटे से कुछ अतिरिक्त सीट मिलेगी। राष्ट्रीय लोकदल को फिलहाल 3 सीट दी गई है। SHF ने लगाया 161वां नेत्र शिविर का आयोजन। गोरखपुर, गरीबों की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। इसकी सेवा से सुख की प्राप्ति होती है। पैसा और धन दौलत कमाने की लालसा हर किसी को होती है, लेकिन गरीबों की सेवा सौभाग्य किसी किसी को ही नसीब होता है। आज शहर गोरखपुर से सटे खोराबार ब्लॉक के अंतर्गत जंगल सिकरी का गांव बिंटुलिया में उमेश निषाद के मकान पर निशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया, जो कि अत्यंत सफल रहा। शिविर में कुल 181 मरीजों के नेत्र का परीक्षण किया गया तथा सभी लोगों को समस्त दवाइयां भी दी गई। ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी अरुण प्रकाश ने बताया कि ट्रस्ट लगातार शिविर लगाकर गोरखपुर व आसपास के जनपदों की दूरस्थ ग्राम पंचायतों में शिविर लगाकर गांव के बुजुर्गों एवं गरीब लोगों का जांच तथा दवा फ्री देकर उसके बाद मोतियाबिंद हुए लोगों का ऑपरेशन गोरखपुर लाकर किया जाता है। शिविर में जीवन वृक्ष फ्री अस्पताल के डॉक्टर अमित चौरसिया ने मरीजों का जांच किया तथा उनकी टीम में भी तौलेंद्र कुमार यादव, नित्यम मसीह आदि लोगों का विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम को आयोजक समाजसेवी अनिल कुमार गुप्ता और उमेश निषाद तथा दीनदयाल यादव का विशेष योगदान रहा। इस अवसर पर रमेश निषाद, अमरनाथ गुप्ता, अभिषेक गुप्ता आदि लोग भारी संख्या में उपस्थित थे। रामकोला में इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने वाली एक दुकान में रेलवे पुलिस ने छापामारी की। संवाददाता रामकोला, कुशीनगर। रामकोला में इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने वाली एक दुकान में रेलवे पुलिस ने छापामारी की। छापेमारी के दौरान दुकान के अंदर मौजूद लैपटॉप एवं अनेक सामग्री सहित दुकानदार को भी अपने साथ ले गई।
प्राप्त समाचार के अनुसार गुरुवार को दोपहर बाद रामकोला नगर के बलुआ चौराहा स्थित रेलवे टिकट, ऑनलाइन पासपोर्ट, पैन कार्ड सहित अन्य इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने वाली दुकान में प्रभारी निरीक्षक कप्तानगंज मुकेश कुमार सिंह हमराहियान, उप निरीक्षक सुरेश चंद्र पांडेय, हेड कांस्टेबल परमेंद्र राय, कांस्टेबल नंदकिशोर आदि रेसुब के साथ छापेमारी की। कप्तानगंज रेलवे पुलिस के प्रभारी निरीक्षक श्री सिंह ने इस संबंध में बताया कि मुखबिर की सूचना पर के दौरान ओम साई ट्रेवल्स की दुकान में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान 20 अददी टिकट कीमत ₹27,426 का मिला। दुकान के संचालक रामकोला थाना क्षेत्र के मोतीपाकड़ गांव निवासी अवधेश यादव पुत्र श्रीराम यादव को अवैध कारोबार में लिप्त पाए जाने पर गिरफ्तार किया गया तथा उनके कब्जे से ₹23,150 नकद, 1 अदद स्वेट मशीन, 1 लैपटॉप, 1 अदद प्रिंटर को जब्त कर अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई गई। पाकिस्तान ने स्वीकारा भारतीय फाइटर प्लेन ने क्रॉस की LOC। नई दिल्ली, भारतीय एयरफोर्स ने LOC को क्रॉस करके जैश-ए मोहम्मद के कई ट्रेनिंग कैंप को तबाह कर दिया है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने भी ट्वीट कर भारतीय एयरफोर्स के LOC क्रॉस करने की बात कबूल की है। हालांकि पाकिस्तान ने तबाही पर चुप्पी साध ली है। भारतीय सेना की ओर से इस पर अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने ट्वीट कर कहा, भारतीय वायुसेना ने मुजफ्फराबाद सेक्टर से LOC क्रॉस करने की कोशिश की। पाकिस्तानी सेना की ओर से समय रहते जवाबी कार्रवाई किया गया। इस घटना में किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। वहीं भारतीय सेना से जुड़े सूत्रों का कहना है कि भारतीय वायुसेना ने 12 मिराज 2000 फाइटर प्लेन LOC क्रॉस करके पाकिस्तानी सीमा में दाखिल हुए और ताबड़तोड़ 1000 से ज्यादा बम गिराए। इस कार्रवाई में जैश-ए मोहम्मद के कई ट्रेनिंग कैंप तबाह हो गए हैं। बताया जा रहा है कि पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान ने आतंकियों के कैंप को भारतीय सीमा से पीछे कर लिया था, जिसके चलते भारतीय वायुसेना ने फाइटर प्लेन की मदद से उन्हें तबाह किया है। कुलगाम मुठभेड़ में मारे गए 3 आतंकवादियों में से 2 पाकिस्तानी। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में रविवार को मुठभेड़ में मारे गए 3 आतंकवादियों में से 2 पाकिस्तानी नागरिक थे। ये दोनों पाकिस्तानी नागरिक आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद के शीर्ष कमांडर थे और आतंकवाद की कई घटनाओं के सिलसिले में वांछित थे। पुलिस के एक प्रवक्ता ने सोमवार को बताया कि मारे गए आतंकवादियों की पहचान कुलगाम के शिंगनपुरा निवासी रकीब अहमद शेख और पाकिस्तानी नागरिकों वलीद और नुमान के रूप में हुई है। कुलगाम जिले के तुरीगाम इलाके में रविवार को जैश-ए मोहम्मद के आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में एक पुलिस उपाधीक्षक शहीद हो गए। प्रवक्ता ने कहा, मारे गए तीनों आतंकवादियों की पहचान कुलगाम के शिंगनपुरा निवासी रकीब अहमद शेख और पाकिस्तानी नागरिकों वलीद और नुमान के तौर पर हुई है। मुठभेड़ स्थल से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई है। पाक को भनक तक नहीं लगी और हो गया आतंकी ठिकानों का काम तमाम। नई दिल्ली, भारतीय वायुसेना की ओर से LOC क्रॉस करके आतंकी ठिकानों पर की गई कार्रवाई पर देश भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। रक्षा विशेषज्ञ अनिल गौर ने कहा, मुझे सेना के सूत्रों से पता चला है कि भारतीय वायुसेना ने आतंकी कैंपों पर एयर स्ट्राइक किए हैं। यह एक बड़ी कार्रवाई है। एयरफोर्स की इस कार्रवाई की पाकिस्तान को भनक तक नहीं लगी और आतंकी ठिकानों का काम तमाम हो गया। यह भारतीय वायुसेना की ताकत को दर्शाता है। रक्षा विशेषज्ञ ने यह भी कहा कि इस कार्रवाई के बाद भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस पर जवाबी कार्रवाई भी कर सकता है। उन्होंने कहा कि आतंक के खिलाफ भारत की यह बड़ी कार्रवाई है। पाकिस्तान पर भारत की एयर स्ट्राइक, महबूबा मुफ्ती ने अलापा अलग राग। नई दिल्ली, पाकिस्तान में आतंकी शिविरों पर भारत की स्ट्राइक के बाद जहां ज्यादातर राजनीतिक दलों के नेताओं ने वायुसेना की जमकर तारीफ की, वहीं PDP प्रमुख और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इस मामले पर अलग ही राय जाहिर की है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि लोग जंग की संभावनाओं को लेकर खुशी मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सही मायनों में जहालत है। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके कहा, आज भारतीय वायुसेना के हमले के बाद ट्विटर और न्यूज़ चैनलों पर बड़े पैमाने पर युद्धोन्माद हुआ। उन्होंने कहा कि यह दुख की बात है कि पढ़े लिखे लोग की जंग की संभावना पर खुशी मना रहे हैं। यह सही मायनों में जहालत है। अयोध्या मामले में आया नया मोड़, सुप्रीम कोर्ट ने की आपसी सहमति की बात। नई दिल्ली, राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में मंगलवार को उस समय एक नया मोड़ आ गया जब सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित पक्षों को दशकों पुराने इस विवाद का मध्यस्थता के माध्यम से आपसी सहमति वाला समाधान तलाशने का सुझाव दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह रिश्तों को सुधारने में मददगार हो सकता है।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने सुनवाई के दौरान सुझाव दिया कि यदि इस विवाद का आपसी सहमति के आधार पर समाधान खोजने की 1% भी संभावना हो तो संबंधित पक्षकारों को मध्यस्थता का रास्ता अपनाना चाहिए। संविधान पीठ ने कहा कि इस मामले को कोर्ट द्वारा नियुक्त मध्यस्थता को सौंपने या नहीं सौंपने के बारे में 5 मार्च को आदेश दिया जाएगा। इस विवाद का मध्यस्थता के जरिए समाधान खोजने का सुझाव पीठ के सदस्य न्यायमूर्ति एस ए बोम्बडे ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों पर सुनवाई के दौरान दिया। न्यायमूर्ति बोम्बडे ने यह सुझाव उस वक्त दिया जब इस विवाद के दोनों हिंदू और मुस्लिम पक्षकार ऊपर सरकार द्वारा अनुवाद कराने के बाद शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री में दाखिल दस्तावेजों की सत्यता को लेकर उलझ रहे थे। लॉक पर पाक की नापाक फायरिंग का भारत ने दिया जवाब, दुश्मन की 5 चौकियां ध्वस्त की। जम्मू भारतीय सेना ने सीमा पार से पाकिस्तानी गोलाबारी का करारा जवाब देते हुए जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा लॉक के उस पार स्थित पाकिस्तान का 5 चौकियां ध्वस्त कर दी। इस कार्रवाई में कई पाकिस्तानी सैनिक हताहत हुए हैं। एक रक्षा अधिकारी ने यह जानकारी दी। जम्मू कश्मीर में एलओसी से सटी 12 से 15 चौकियों पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग जारी है। पाक सेना सीमा से सटे गांव में नागरिकों को कवच के रूप में इस्तेमाल कर रही है। पाक सेना अपने नागरिकों के घरों में छिपकर फायरिंग कर रही है। भारत में राजौरी में 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी स्कूलों को एहतियात के तौर पर बंद रखा गया है। भारतीय सीमा में घुस आया था पाकिस्तानी लड़ाकू विमान F-16, वायुसेना ने किया ढेर। श्रीनगर भारतीय वायुसेना ने जम्मू कश्मीर के नौशेरा में पाकिस्तानी लड़ाकू विमान F-16 को मार गिराया है। नौशेरा के लाम सेक्टर में भारत ने पाक विमान को निशाना बनाया। जिस विमान को भारत ने उड़ाया है उसमें से पैराशूट से पायलट को नीचे कूदते हुए देखा गया है। इससे पहले खबर आई थी कि पाकिस्तानी जेटों ने भारतीय हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया था। पाक विमानों ने जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में नौशेरा सेक्टर के सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रवेश किया था। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने कहा है कि इस ऑपरेशन में F-16 विमान का इस्तेमाल ही नहीं किया है। भारतीय वायुसेना हाई अलर्ट पर है। वायुसेना को पाकिस्तानी हरकत को देखते ही बमबारी करने के आदेश दिए गए हैं। भारत के सभी फॉरवर्ड एयरबेस को अलर्ट पर रखा गया है। विदेश मंत्री सुषमा ने चीन से कहा, जैश को पाकिस्तान से मिली छूट से हुआ पुलवामा हमला। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बुधवार को चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ मुलाकात में जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के आतंकवादी हमले का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यह पाकिस्तान की ओर से जैश-ए-मोहम्मद और उसके नेताओं को मलने वाली छूट और आड़ का सीधा नतीजा है। भारत ने एक दिन पहले ही पाकिस्तान में जैश-ए-मोहम्मद के एक प्रमुख आतंकवादी शिविर को तबाह किया। पाकिस्तान का निकट सहयोगी चीन जैश के प्रमुख मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र में वैश्विक आतंकवादी करार देने के भारत के प्रयासों को बार बार नाकाम कर चुका है। वांग के साथ सुषमा की यह बैठक इस पृष्ठभूमि में और भी अहम हो जाती है। गौरतलब है कि जैश-ए-मोहम्मद का नाम पहले से ही प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों की संयुक्त राष्ट्र की सूची में दर्ज है। भारत ने खुद से 2009 में अजहर को वैश्विक आतंकवादी करार देने का प्रस्ताव पेश किया था। इसके बाद भारत ने 2016 में अजहर को प्रतिबंधित करने के लिए P3, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के साथ संयुक्त राष्ट्र की 1267 प्रतिबंध समिति में फिर से प्रस्ताव पेश किया। अजहर जनवरी 2016 के पठानकोट वायु ठिकाने पर हमला का सरगना भी था। इसके बाद 2017 में P3 देशों ने इसी तरह का एक प्रस्ताव पेश किया था। बहरहाल, हर बार चीन ने अजहर पर भारत के प्रस्ताव को ब्लॉक कर दिया। चीन ने फिर भारत और पाकिस्तान से की अपील, कहा दोनों देश संयम बरतें और शांति बनाए रखें। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव बढ़ने के मद्देनजर चीन ने बुधवार को दोनों देशों से संयम बरतने और क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता कायम रखने के लिए बातचीत करने की अपील की। बालाकोट में आतंकी ठिकानों पर भारतीय वायुसेना की कार्रवाई के जवाब में पाकिस्तान द्वारा भारत में सैन्य अड्डों को निशाना बनाए जाने के बाद चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लू कांग की यह टिप्पणी आई है। लू कांग ने यहां मीडिया से कहा, मैं समझता हूं कि ताज़ा घटनाक्रम में पाकिस्तान ने कहा है कि उसने भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया है और भारतीय पायलटों को पकड़ लिया है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय घटनाक्रमों पर करीबी नज़र रखे हुए है। उन्होंने कहा, चीन का रुख स्पष्ट है। हम आशा करते हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों संयम बरतेंगे और बातचीत को प्रोत्साहित करने वाले कदम उठाएंगे। दोनों देश दक्षिण एशिया में स्थायी शांति एवं स्थिरता के लिए प्रयास करेंगे। उद्धरण हमने पाकिस्तानी लड़ाकू विमान को मार गिराया, हमारा एक पायलट लापता, विदेश मंत्रालय।
नई दिल्ली, भारत ने पाकिस्तान के झूठे दावों पर जवाब दिया। एयर वाइस आरजी के कपूर और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार मीडिया के सामने आए। रवीश कुमार ने कहा कि पाकिस्तान ने बुधवार सुबह जम्मू कश्मीर में भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की थी, जिसके बाद भारतीय वायुसेना ने भी जवाबी कार्रवाई की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भारतीय वायुसेना द्वारा की गई कार्रवाई से बौखलाए पाकिस्तानी वायुसेना ने जम्मू कश्मीर में हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन हमारी सेना की मुस्तैदी के चलते वो अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हो सका। इस दौरान भारत के मिग-21 ने एक पाकिस्तानी लड़ाकू विमान को मार गिराया, लेकिन इस दौरान भारतीय वायुसेना का एक मिग-21 विमान और पायलट लापता है। रवीश कुमार ने आगे कहा, पाकिस्तान का दावा है भारतीय पायलट उनके कब्जे में है। हम पायलट के पाकिस्तान के कब्जे में होने की पड़ताल कर रहे हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर में बुधवार सुबह भारतीय वायु क्षेत्र में आए पाकिस्तानी विमानों में से एक लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना ने लाम सेक्टर में मार गिराया है। मारे जाने के बाद यह विमान उसी के क्षेत्र में जा गिरा। मार गिराए गए पाकिस्तानी जेट से एक पायलट को पैराशूट से कूदते देखा गया। इसी बीच पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भारत से कहा कि हम जंग नहीं चाहते हैं। उन्होंने भारत से बातचीत और शांति की अपील की।